आदर्शवाद को डिफाइन करना चाहेंगे तो हम सीधे जो लाइन है हमारी सत्यम शिवम सुंदरम उसको लेंगे सबसे पहले तो, कि उसमें क्या है, जो सत्य है वही शिव है और शिव क्या है, सुंदर है। तो जो अगर हमको एक आदर्शवादी व्यक्ति बनना है तो फिर हमारा मन है, हमको उसको एक आदर्शवाद के रूप में बदलना पड़ेगा। ठीक, ये बताइए आदर्शवाद के जनक के रूप में किसे माना जाता है? सर प्लेटो को। अब प्लेटो को माना जाता है। तो जो आदर्शवाद किन दो शब्दों से मिलकर बना है? सर आइडिया और इज्म, ISM। हाँ, इज्म। आइडियलिज्म। तो अंग्रेजी में से क्या कहेंगे? सर आइडियलिज्म। ठीक है, ये इसका रूपांतरण है। ठीक है, मैंने आपको एक चीज और बता देता हूँ, थोड़ा सा फिर दोहरा देता हूँ। जब हम आदर्शवाद की अगर बात करते हैं तो आदर्शवाद में शिक्षा में आदर्शवाद यह विश्वास है कि ज्ञान के भीतर जो ज्ञान है वो क्या करता है, आदर्शवादी ये लोग मानते हैं कि जो ज्ञान है वो हमारे भीतर से आता है। और जो मूल रूप से जो इसकी जो करीब कल्पना की गई, इसकी कल्पना जो की गई थी वो प्लेटो द्वारा अपनी ये कल्पना में ये कहा गया था कि भैया जो ज्ञान है वो मनुष्य के भीतर से आता है। ठीक है, जो भीतर से आता है। तो प्लेटो क्या है, एक क्या है, कहाँ के ये दार्शनिक है, किस देश के दार्शनिक है? सर यूनान के। हाँ, यूनानी ये दार्शनिक के रूप में ये है। और जनक इन्होंने ही आदर्शवाद का क्या किया, कहीं ना कहीं इनको जनक माना जाता है। ये बताइए, इनके बहुत विश्व प्रसिद्ध एक पुस्तक है, वो पुस्तक का नाम बताइए। इनकी जो पहली पुस्तक थी जो 427 से 334 ईसा पूर्व में इन्होंने उस चीज को लिखा था, कौन सी पुस्तक थी? सर दी रिपब्लिक थी क्या? बिल्कुल सही है। हाँ, द रिपब्लिक में इन्होंने क्या करा था, इन्होंने आदर्शवाद का एक बहुत सुंदर संकल्पना की थी। एक आदर्श राज्य में क्या चीजें होनी चाहिए, एक आदर्श राज्य की क्या खूबी होनी चाहिए, किस प्रकार से वो राज्य की कल्पना इन्होंने जो अपने इस पुस्तक में की थी। अगर हम साइंस की अगर बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें भी पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने जो आदर्शवाद जो राज्य की अगर जो कल्पना की गई है, एक आदर्श राज्य की संरचना किस प्रकार से होनी चाहिए, वहाँ के लोगों की क्या होनी चाहिए, वहाँ का क्षेत्र किस प्रकार से होना, वो तमाम चीजों का जो जिक्र किया गया है इन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में क्या करता है, एक आदर्श राज्य की इन्होंने रचना की गई थी। मैंने आपको ये बताया था कि आदर्शवाद के मौलिक सिद्धांतों की हम बात करते हैं तो इस ब्रह्मांड की जो रचना जो की गई है वो ईश्वर ने की है। ये मानना किनका है, जो आदर्शवादी हैं उनका ये मानना है कि ईश्वर द्वारा ही इस संसार की रचना की गई है और ये अवश्य ही क्या है, ऐसा इनके द्वारा किया गया होगा। ये मानते ही हैं कि भैया जो भी चीजें की गई हैं वो ईश्वर द्वारा ही की गई। ये बताइए बेटा, मैंने अभी आपको बताया था कि आदर्शवाद के मूल कितने रूप होते हैं? मूल रूप से आदर्शवाद कितने रूप से होते हैं? आदर्शवाद के मूल रूप कितने होते हैं? सर ये तो याद नहीं आ रहा। देखिए, दो रूप होते हैं, एक तो आध्यात्मिक आदर्शवाद होता है और ज्ञान मीसी आदर्शवाद, जो ज्ञान की जो प्राप्ति की वाली बात करें तो उसका ये आदर्शवाद माना जाता है। देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ आदर्शवादी शिक्षण विधियों की बात की, आदर्शवाद के अंदर किस प्रकार से शिक्षण विधि की जाती है, कौन कौन से तरीके होते हैं कि आदर्शवाद से शिक्षा ग्रहण करने की। देखिए, एक निर्देशन विधि होती है, निर्देशन विधि के माध्यम से हम आदर्शवादी शिक्षण ग्रहण कर सकते हैं। और जो ये जो थ्योरी दी थी वो हार्वर्ड ने दी थी। और साथ ही अगर मैं बातचीत विधि होती है वो भी आदर्शवादी शिक्षा के अंतर्गत आती है। जो ये विधि दी गई थी आपके प्लेटो के द्वारा ही ये विधि दी गई थी। अगर हम बात करते हैं तो आदर्शवादी शिक्षण के अंतर्गत जो तीसरा है वो तर्क विधि की बात करते हैं, तो ये हेगल ने इस विधि को रूपांतरित की थी सिर्फ आदर्शवाद के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते हैं अभ्यास और दोहराना विधि। ये जो कहा गया था, हम अभ्यास करते हैं फिर उस चीज को दोहराते हैं, तो ये तमाम चीजें जो कही गई थी आदर्शवादी विद्वानों के द्वारा, तो ये पैथोलॉजी करके वो शख्स है, उन्होंने इन चीजों की क्या की थी, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अपना वाद दिया था। और अगर हम कहें प्ले हुए विधि को अगर किसने किया गया था, वो फ्लोवेल करके वो शख्स थे, फ्लोवेल ने इसको क्या किया था, आत्मसात किया था। अगर कहें तो आगमन और निगमन की अगर हम बात करते हैं, इन विधियों का जो कल्पना जो की थी आदर्शवाद के अंतर्गत, तो वो अरस्तु ने ये किया गया था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब जब मैंने कहा कि भैया आपसे कि आदर्शवाद होता क्या है, आदर्श और शिक्षा के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, तो मैंने पहले ही कहा था कि आदर्शवाद शब्द की जो उत्पत्ति हुई किससे हुई थी, आदर्श से इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी। और प्लेटो ने जो अपने विचार पर एक अपने दर्शन का जो आधार माना था वो आदर्शवाद, और साथ ही अगर कहूँ एक दार्शनिक स्थिति के रूप में जो इन्होंने जो दृष्टिकोण से इसका जो पालन ये करा, या उसको जो कहते हैं कि भैया जो आदर्शवाद है कहीं ना कहीं एक दार्शनिक स्थिति है जो क्या करता है, जो आपका जो दृष्टिकोण है कहीं ना कहीं उस दृष्टिकोण का क्या करती है,
वो कहीं ना कहीं पालन कराती है। और जो मनुष्य होता है वो अपने दिमाग में एक विचार के अलावा और कुछ भी उसके दिमाग में मौजूद नहीं होता है। सिर्फ आदर्शवादी लोग कहते हैं कि जो मनुष्य है उसके जो दिमाग में सिर्फ एक विचार है और विचार के अलावा उसके दिमाग में और कोई चीज मौजूद नहीं है। और जो ये विचार है ना, वो विचार कहीं ना कहीं प्रकृति का सार है और कहीं ना कहीं वो परम लौकिक है, कहीं ना कहीं परमात्मा से कहीं ना कहीं मिलन है। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज पे भी जोर देते हैं, परमात्मा को सर्वाधिक रूप में ये कहीं ना कहीं महत्व देते हैं आदर्शवादी लोग। जब आदर्शवाद की अगर हम जब बात कर ही रहे हैं, आदर्शवाद और शिक्षा की जब हम बात कर ही रहे हैं, तो उसमें आदर्शवाद क्या होता है, मन, और जो मन और स्वयं को कहीं ना कहीं समझना या मूर्तिमान समझना, अपने आप को कहीं ना कहीं उन चीजों में खोजना अपने मन से और स्वयं। मैंने कहा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, ये चीज को इंसान को क्या करना चाहिए, आदर्शवादियों की नजरों में इस चीज को समझना चाहिए। जब एक आदर्शवादी जीवन की अगर हम बात करते हैं तो प्रकृति और विज्ञान के तथ्यों से क्या करता है, मानव क्या करता है, अपने जो अनुभवों को क्या करता है, आध्यात्मिक पहलुओं पर जोर देता है। ये कहता है कि भैया आप भौतिकवाद से या कहें फिर जो प्रकृतिवाद से जो मनुष्य है उन चीजों से अपने अनुभवों को जब साझा करता है, तो अपने अनुभवों को जब वो साझा करता है तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक पहलुओं पर वो सर्वाधिक क्या करता है, जोर देता है। फिर भी वो क्या करता है, प्रकृतिवाद से भी और भौतिकवाद से भी अपने जो आध्यात्मिक पहलुओं पर वो क्या करता है, कहीं ना कहीं जोर देने की कोशिश करता है। मैंने आपसे कहा कि जो आदर्शवादी होते हैं या दार्शनिक तौर पर आदर्शवाद का अगर हम अर्थ देखें, तो आदर्शवाद का दार्शनिक अर्थ अगर हम बात करते हैं, तो आदर्शवादी जो लोग होते हैं वो अपने आत्मा और मन के संदर्भ में क्या करता है, मनुष्य को कहीं ना कहीं ब्रह्मांड की व्याख्या करने के लिए कहीं ना कहीं प्रस्तुत वो करता है। कि भैया वो कहता है कि मैं अपने अंतर मन से या कहें अपने मन से कहीं ना कहीं ये संपूर्ण संसार की या कहें मनुष्य का क्या था, ब्रह्मांड का देखने का नजरिया अलग होता है, तो वो उसकी व्याख्या करने की कोशिश करता है कि भैया मन के संदर्भ में जो मनुष्य है और ब्रह्मांड की वो व्याख्या करना चाहता है। और अगर मैं कहूँ आदर्शवाद की अगर बात करूँ, आदर्शवाद का अगर वास्तविकता अगर देखें तो ना आध्यात्मवाद को मानता है। आदर्शवाद का जो एक सिद्धांत है वो क्या है, आध्यात्मवाद को है। अगर मैं मनुष्य की आध्यात्मिक प्रकृति को कहूँ तो कहीं ना कहीं उसको अस्तित्व का वो उसका अस्तित्व का सार मानता है। मनुष्य क्या करता है, मनुष्य आध्यात्मिक वाद को अगर कहीं आध्यात्मिकता को क्या करता है, वो प्रकृति के सार में उसका अस्तित्व को सार मानता है। किसको, आध्यात्मिकता के अंतर्गत दार्शनिक, ये जो दार्शनिकवाद है, जो आदर्शवाद का जो दार्शनिकवाद के अंतर्गत जो मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको। और बहुत से लोग ये दावा भी करते हैं कि वास्तविक जगत है या कहीं भौतिक जगत को प्रकृति के बजाय किसको मानते हैं, वो अपने मनुष्य, अपने जो दिमाग है उस पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, जो आदर्शवाद है वो आपके वास्तविकता, आपके भौतिक जगत के बजाय, प्रकृति के बजाय मनुष्य क्या करता है, अपने दिमाग में उन चीजों को पाता है और उन चीजों पर क्या करता है, वो जोर देता है। ठीक है, जब हम कहते हैं कि आदर्शवाद के अगर हम प्रमुख बिंदुओं की अगर बात करते हैं, तो प्रमुख बिंदु क्या हो सकते हैं, वही ये हो सकते हैं, तो जो आत्मा है और जो मन है उसका वास्तविक निर्माण करते हैं। तो एक आदर्शवादी है उसका मानना है कि मनुष्य की जो आध्यात्मिक प्रकृति उससे होने का सार होता है कि भैया जो आध्यात्मिक प्रकृति है जो मनुष्य की, वो उसकी प्रकृति के होने से क्या होता है, उसका संपूर्ण सार होता है। चाहे वो उसका मस्तिष्क हो या उसका आध्यात्मिक पहलुओं की अगर बात करते हैं, तो मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं से अधिक क्या करता है, अगर मैं भौतिक जगत की अगर बात करूं, ठीक है, याद रखना, मानसिक और आध्यात्मिक भौतिकवाद की अगर बात करते हो तो उससे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, आपका आदर्शवाद है, ये मानते हैं। ठीक है, अगर मनुष्य की आध्यात्मिक जिस प्रकार से आध्यात्मिक तौर पे होता है, वो उसका सर्वोच्च रचना होती है। उन्होंने क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि भैया आदर्शवादी लोग क्या मानते हैं कि ईश्वर ने जो मनुष्य को बनाया वो उसकी बहुत सी सबसे अच्छी क्या है, कल्पना है, वो जो चीज बनाई गई है इससे अच्छी संसार में कोई चीज है ही नहीं। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि इस ब्रह्मांड की जो संरचना मनुष्य ईश्वर ने की है, और आदर्शवादियों का मानना है कि ईश्वर एक ऐसा किया होगा। देखिए, अभी आपने कहा था कि आदर्शवाद के अनुसार अगर हम कोई एक सबसे अच्छा शब्द की अगर बात करें जिससे हमें आध्यात्मिकवाद का अगर याद होता है, तो सत्यम शिवम सुंदरम की हमने जो व्याख्या की, इसका ही उद्देश्य होता है। आदर्शवाद और शिक्षा के जब हम उद्देश्यों की जब बात कर ही रहे हैं, तो किस प्रकार से चीजें होनी चाहिए, कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मनुष्य का जो आध्यात्मिक होना एक क्या है, सर्वोच्च रचना है। मनुष्य को आध्यात्मिक तौर पे होना ही क्या है, इस ब्रह्मांड का सर्वोच्चता इसको प्राप्त कर लेता है। और आदर्शवाद के अनुसार जो अगर मान जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, मानव व्यक्ति का क्या होता है, उत्थान करना होता है। आदर्शवादी लोगों का
जो मानना है, जो उनका कथन है कि जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, वह व्यक्तित्व का उत्थान करना होता है। किसी व्यक्ति का कहीं ना कहीं उत्थान करना है कि इसके द्वारा किस प्रकार से भौतिक चीजों का कहीं ना कहीं वर्णन किया जा सकता है और मनुष्य को किस प्रकार से उसके लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। और मनुष्य क्या होता है, एक आध्यात्मिक प्राणी है। याद रखना, मनुष्य आपने देखा होगा एक आध्यात्मिक प्राणी है और जगह वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है, वो आध्यात्मिक तरह की तरफ क्या करता है, वो कहीं ना कहीं बोध होता है। आपने देखा होगा हिंदू धर्म में सभी लोग हिंदू देवी देवताओं को कहीं ना कहीं पूजते हैं, भागवत गीता सुनते हैं, अलग अलग जगह। अगर हम मोमडन कमेटी में बात करें तो कहीं ना कहीं वो इस्लाम धर्म में कुरान की अपनी आयतों को कहीं ना कहीं अध्ययन करते हैं, जीसस क्राइस्ट की बाइबल को, तमाम चीजें। तो कहीं ना कहीं हर कोई जो बंदा है, जो मनुष्य है, कहीं ना कहीं अपने जो आध्यात्मिक तौर पर देखें ये आध्यात्मिक प्राणी के रूप में ये माना जाता है। अगर हम बात करें आज के उसके विपरीत अगर हम माने तो जो जानवर हैं, जो जीव जंतु हैं, उनसे ये क्या है, अलग है होता है मनुष्य। क्योंकि वास्तव में जो मनुष्य के मन में क्या होता है, बाहरी दुनिया में जो पाई जाने वाली चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं उससे उसका मन अलग होता है और वो आध्यात्मिकता की ओर कहीं ना कहीं जोर देता है। जब मैं कहता हूँ सार्वभौमिक मन की बात करें तो सार्वभौमिक मन किसे कहते हैं बेटा, समझ कुछ पता है? सर सार्वभौमिक मन, हाँ नहीं सर, आइडिया नहीं आया। देखिए जो आदर्शवादी लोग हैं ना, जो आदर्शवाद की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली आदर्शवाद जब हम बात करते हैं तो आदर्शवादी लोगों के बारे में वो कहते हैं सार्वभौमिक मन की अगर जब बात करते हैं तो आदर्शवाद सार्वभौमिक मन को, मन में क्या करता है, वो विश्वास रखता है कि एक छोटा सा दिमाग इसका एक हिस्सा है। किसका? जो आदर्शवाद का, जो सार्वभौमिक की बात जो हम करें तो उसमें जो मन है, मन में जो विश्वास होता है कि छोटा सा दिमाग और इसका एक हिस्सा है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य सार्वभौमिक मन को कहीं ना कहीं साकार करना होता है। कहीं ना कहीं मनुष्य का जो दिमाग है छोटा सा है और उसका एक छोटे शरीर का वो छोटा हिस्सा है और कहीं ना कहीं वो अपने जीवन का लक्ष्य को कहीं ना कहीं खोजने का प्रयास करता है और उस चीज को जब खोजता है तो कहीं ना कहीं सार्वभौमिक मन को साकारता का रूप वो प्रदान करने की कोशिश करता है। याद रखना, जब हम कहते हैं कि आध्यात्मिक मूल्यों का अगर अवस्था की अगर बात करते हैं तो क्या हमारे आध्यात्मिक मूल्यों की अवस्था कैसे होनी चाहिए, किस रूप में? आदर्शवाद के रूप में। इसमें क्या होता है, जो मूल्य निरपेक्ष होते हैं, अपरिचित अगर हम कहते हैं, अपरिवर्तन इसमें होता है और मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य होता है आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करना होता है। बेसिकली अगर हम देखें जो हमारे यूनिट प्रथम है वो आदर्शवाद जो है, तो इसका जो मेन उद्देश्य है तो कहीं ना कहीं वो मनुष्य जीवन में क्या करता है, वो मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक मूल्यों को कहीं ना कहीं प्राप्त करना होता है। अब इसमें क्यों होता है, इसमें क्या होता है, सत्य सौंदर्य और अच्छाई को कहीं ना कहीं इसमें खोजने की कोशिश करता है। और अगर मैं जो तमाम चीजें मूल्यों की मैंने बात करी ना, इसकी खोज में जो मनुष्य क्या करता है, नैतिक योजना तब तक ये ऊंचा बनाता है जब तक उसको ऊंचा नहीं उठा देता वो। और कहीं ना कहीं वो ये कहता है कि मेरे अंदर वह देव तत्व भी प्राप्त नहीं कर सकता। कि कहने का मतलब है कि भैया वो अपने अंदर उस तत्व को भी खोजने की कोशिश करता है जिस तत्व तक वो पहुंच नहीं पाता है, कहीं ना कहीं वो देव तत्व उसके अंदर प्राप्त नहीं हो पाता है, ये कहता है। अगर बात करते हैं वास्तविकता में, अगर हम देखें ज्ञान मन की अगर बात करते हैं, वास्तविक अगर ज्ञान मन की अगर बात करते हैं तो ये माना जाता है कि ईश्वर सभी का क्या है, ईश्वर सभी का ज्ञान का स्रोत है। ईश्वर ही क्या है, सभी चीजों का ज्ञान का स्रोत माना जाता है। अगर हम कुछ गतिविधि करें तो गतिविधियों के अगर माध्यम से अगर हम बात करें तो किस प्रकार से हमने चीजें प्राप्त की हैं, उसकी संरचना किस प्रकार से की है, और साथ ही अगर बात करें मन में किस प्रकार से व्यायाम, जो हमारी इंद्रियां होती हैं उनके माध्यम से किस प्रकार से चीजों को हम समझ पाते हैं, ये तमाम चीजें होते हैं। अब देखिए कभी क्या बनता है आपके सामने ये भी आता है कि भैया जो शिक्षा का उद्देश्य, किसमें, आपका आदर्शवाद में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बच्चा, तो उसमें क्या होता है, आत्म साक्षात्कार, कि हम अपने आप को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करते हैं। आत्म साक्षात्कार या कहें कि मानव व्यक्तित्व का उत्थान, किस प्रकार से मनुष्य के व्यक्तित्व का उत्थान किया जा सकता है। आदर्शवाद का अगर हम बात करें तो उसके आधार पर अगर हम देखें तो मनुष्य क्या होता है, ईश्वर की सबसे सुंदर प्राणी के रूप में गए, उसकी सबसे सुंदर कीर्ति के रूप में किसको बनाया गया है, इंसान को बनाया गया है। उसकी सबसे बड़ी कीर्ति ही इसको ही माना जाता है। उसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मानते हो ईश्वर की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये कह सकते हो कि मनुष्य ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, मानव के व्यक्तित्व की अगर बात करें तो वो अपने किस चीज पर जोर देता है, संपूर्ण रूप से अपने उत्थान पर वो क्या करता है, जोर देता है। यह आत्म साक्षात्कार करता है, या कहें शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के उन्नत, या कहें ये स्वयं को
कहीं ना कहीं विकसित करना ये चाहता है, और जब तक ये क्या करता है, आत्मा का साक्षात्कार उसे प्राप्त न हो जाए, तो ये तब तक उस चीज को क्या करता है, कहीं ना कहीं उसको मनन करता है, याद रखिएगा, ठीक है। जब मैंने कहा कि सार्वभौमिक शिक्षा की अगर हम बात करें बच्चा, तो सार्वभौमिक शिक्षा क्या होती है, शिक्षा प्रकृति में क्या होता है, सार्वभौमिक होनी चाहिए। ये जो आदर्शवादी की अगर हम बात करते हैं, तो आदर्शवाद के अंतर्गत जो सार्वभौमिक शिक्षा की अगर बात करें, सभी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए, सार्वभौमिक सभी क्षेत्र में शिक्षा की अगर बात, शिक्षा प्रकृति में क्या करते हैं, भौतिक सार्वभौमिक होनी चाहिए, सभी को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा ब्रह्मांड की हो या तर्क संगत हो या दृष्टिकोण में हो, या फिर सार्वभौमिक शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सत्य की शिक्षा पर आधारित होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं शिक्षा ये क्या होनी चाहिए, सभी को प्राप्त होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो आध्यात्मिक विकास की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, आध्यात्मिक विकास की अगर बात करते हैं, ठीक है, जब हम आध्यात्मिक विकास की अगर हम बात करें हैं, तो आदर्शवाद में क्या होता है, उसकी जो भौतिक उपलब्धियां होती है ना, जो भौतिक दुनिया में जो उसकी उपलब्धि होती है, उसकी तुलना में क्या होता है, जो आध्यात्मिक मूल्य होते हैं उनको अधिक महत्व दिया जाता है। जो मान लीजिए 2 पल के लिए आप अभी टीचर बन गए हैं, उसके बाद आपने पीसीएस निकाल लिया, फिर आईएएस निकाल लिया, ये भौतिकवाद है। इस भौतिकवाद में जितने भी आप उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हो, वो उतने ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं। वो ज्यादा महत्व क्या रखता है, जो आत्म मूल्य है, जो आपका आत्मज्ञान है, वो सबसे ज्यादा महत्व रखता है। किसके दृष्टिकोण से, आदर्शवादियों के दृष्टिकोण में वो चीज सबसे ज्यादा महत्व रखता है, ठीक है। अगर मैं एक दार्शनिक है, रस्क करके एक दार्शनिक है, पाश्चात्य शैली के दार्शनिक है, वो क्या कहते हैं, अगर उनके आधार पर अगर हम देखते हैं, वो कहते हैं कि शिक्षा को मानव जीवन को अपनी संस्कृति के माध्यम से आध्यात्मिक क्षेत्रों में अधिक से अधिक क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से क्या कहता है, प्रवेश करने में, और क्या कहते हैं, वो आध्यात्मिक जो क्षेत्र की जो सीमाएं होती हैं उसको विस्तार करने में वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं सक्षम बना देता है। देखिए, जब मैं कह रहा हूं कि जो ये दार्शनिक थे, ये दार्शनिक मैंने क्या बोला अभी आपको, जल्दी बताओ, रसक करके जो ये दार्शनिक थे, इनके आधार पर अगर मैं कहूं, ये कहते हैं कि जो शिक्षा है वो मनुष्य जाति को कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति के माध्यम से कहीं ना कहीं आध्यात्मिक की जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को अधिक से अधिक क्या करता है, वो पूर्ण रूप से उसमें प्रवेश करने की बात करता है। कि भैया जो हमारा संस्कृति है, वो जो हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र है, उसको अधिक से अधिक क्या करें, हम पूर्ण रूप से उसमें प्रवेश करने की बात करती है। और जो हमारे जो आध्यात्मिक जो क्षेत्र है बच्चा, उस क्षेत्र की जो सीमाएं हैं, कहीं ना कहीं हम उन सीमाओं को और ज्यादा विस्तार करने में क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को सक्षम बनाने की वो बात करते हैं कि हम इसमें सक्षम होना चाहिए, हमको ये कहा जाता है। जब मैं कहता हूं कि संस्कृति विरासत का प्रसार या कहें संवर्धन की अगर बात करते हैं, तो हमें अपनी जो संस्कृति है उसका विस्तार से प्रसारण की अगर बात करें, तो ये क्या होता है, बताओ बेटा जल्दी। संस्कृति विरासत का प्रसार क्या होता है, बताओ। सर मतलब जो हमारी संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार करना। कैसे करोगे बताओ, ये आदर्शवादी दृष्टिकोण से अगर आप बताओ तो किस प्रकार से होगा। जैसे कि तो जो हमारे रीति रिवाज हैं पुराने वाले, उनको मतलब ऐसे बच्चों को बताना या उनको फॉलो करना। अच्छा, और कुछ? और अपने धर्म के जो हमारा धर्म है उसके प्रति बच्चों को जागरूक करना। और रवि जी आप बताओ, मुझे लग रहा है, बताइए रवि जी। सांस्कृतिक जो हमारी सांस्कृतिक कल्चर होती है, उसको अपने आध्यात्मिक रूप से हम उसको प्रचार के लिए बड़े बड़े सेमिनार कर सकते हैं, उसमें पुस्तकों के माध्यम से प्रचार कर सकते हैं, बड़े बड़े सम्मेलन व्यवस्थित कर सकते हैं कि जो हमारे सांस्कृतिक कल्चर है, जैसे हमारा गढ़वाली कल्चर है, हम गढ़वाली कल्चर कितना उभारे हुए हैं, और लेकिन ये बड़ी दयनीय स्थिति है कि गढ़वाली कल्चर का इतना नहीं कर पा रहे हैं कोई भी। अब हो सकता है मैं शुरुआत करूँगी बच्चों से, कह रहे मैं तो करूँगा, उसके लिए आगे प्रयत्न करूँगा जितना हो सके। तो मैं अपनी संस्कृति विरासत को जिंदा रखना, अपनी लोक कला को, अपनी मूलभूत जो सुविधाएं हमारी कल्चर में होती है उनको बताना, उसका आगे परंपरा उसको पालन करना, वही हमारी होती है। अब मुझे ये बताओ, अगर आप तैयारी कर रहे नहीं कर रहे हैं अभी? हाँ जी सर। देखिए, अभी कह रहा हूँ कि तैयारी में जुड़ जाओ, इसमें लापरवाही बिल्कुल भी कोताही मत बरतना। ये बताओ, अभी तक तो आपने मुझे लगता है यूनिट फर्स्ट पढ़ी ली होगी, मुझे ये बताओ आदर्शवाद किसे कहते हैं, आदर्शवाद होता क्या है? अब तो समय अवश्य ये वाली यूनिट मैंने पढ़ी नहीं है, मैं सही बोलूँगा, सच्चाई काफी यूनिट पढ़ी नहीं मैंने पढ़ी तो सेकंड यूनिट से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज, इसे यूनिट पढ़ रहा हूँ जो इसमें पेडागोजी वाला है। देखिए बहुत सारे हाँ, तो हमारे आदर्शवाद, इसमें मैं फिर भी मैं थोड़ा बहुत जो मैंने समझा है, सुना है आपसे कि आदर्शवादी जो हमारे विचार होते हैं, एक आदर्श मतलब सैद्धांतिक सिद्धांतों, अपने सिद्धांतों में जीना, मतलब इंसान को अपने आदर्शों में जीना,
जैसे मैं किसी संस्कृति या किसी कल्चर से बिलोंग करता हूँ, किसी चीज को मेरे जो आदर्श है, मेरे जो मनोभावनाएं हैं, उसी के आधार पर, अपने सिद्धांतों के आधार पर जीना एक आदर्शवाद है। और उसको मतलब औरों को मतलब प्रभावित कर सकते हैं, उसमें ऐसे कुछ है नहीं। हम्म, जी सर। मुझे ये बताओ, क्या बोलते हैं आदर्शवाद की जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे मानी गई है? ये मैंने पढ़ा नहीं था इसके बारे में। अब कब पढ़ोगे फिर? अब बहुत जल्दी चीज़ों को कवर करो, ठीक है? जी सर। सर एक तो रिक्वेस्ट और थी आपसे ना, जैसे ये जो कंटेंट जैसे पढ़ाते हैं आप, एक तो थोड़ा सा हमें तो से पीडीएफ में से पढ़ने के लिए कुछ कंटेंट मिल जाए ना उसमें, हम थोड़ा हम अलग से इसको भी थोड़ा रीडिंग कर सकते हैं, जैसे वो चीज़ है। देखिए देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब एक ही अभी मैं इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। देखिए, बहुत से बच्चों द्वारा मेरे से पूछा गया है कि भैया जो 50 नंबर का जो आपके सीडीपी है और उसको, और हम जो हमारा सब्जेक्ट है तो आप सभी को पता है कि 50 नंबर का है, 50 नंबर का आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, जो आपको दिया गया है उसके जो यूनिट दी गई है उसको पढ़ना है। अब बहुत से बच्चों का ये एक डाउट है, उस डाउट को मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ जितने भी बच्चे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है बेसिकली, एक मिनट है, किस प्रकार से है इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जो आपका क्या है शिक्षण, क्या है शिक्षण अभिरुचि, जो शिक्षण अभिरुचि है वो कितने नंबर की है? जो बच्चे पूछ रहे थे, तो बच्चों वो आपकी जो है वो 20 नंबर की शिक्षण अभिरुचि के अंक यहाँ पर होंगे आपके। और जो आपका जीएस है, वो जीएस जो है वो आपका 10 नंबर का है। अगर मैं उत्तराखंड की अगर बात करूं तो उत्तराखंड भी आपकी क्या है 10 नंबर की है। और जो तर्क संबंधित है, तर्क संगत, जो तर्क संगत से संबंधित जो यूनिट है वो भी आपके 10 नंबर के है। टोटल ये हो गया आपका 50 ये हो गया। देखिए, अब आपको किस पे ज्यादा जोर देना है? देखिए, अगर आपने आपका जो सब्जेक्ट आपका क्या है 50 नंबर का है, 50 नंबर का सब्जेक्ट है, तो मान लीजिए 50 सिलेक्शन की मैं एक तरीका बता देता हूँ सिलेक्शन किस प्रकार से होता है। जो 50 नंबर है का जो सब्जेक्ट है, 50 में से अगर आप मान लो 40 या 42 नंबर अगर आप अपने सब्जेक्ट में ले आते हो, मान लो जो आपने 45 नंबर आप अपने सब्जेक्ट में ले आए। और वहीं पर उत्तराखंड की अगर बात करूं, आपका उत्तराखंड तो अच्छा ही होगा क्योंकि उत्तराखंड के हैं, तो उत्तराखंड का भी कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए। मान लीजिए 10 में से आप मान लीजिए कितना नंबर ले आते हैं, 8 नंबर आप इसमें ले आते हो, या कहें मान लीजिए 5 ही नंबर ले आते हो, ठीक है। आप 5 नंबर उत्तराखंड में ले आए और 5 नंबर आप किस में ले आए, जो जीके में ले आए, ठीक है। और 5 नंबर आप किस में ले आए, जो आपके तर्क संबंधित है। 5, 10, 15, 20, ठीक है, ये 20 नंबर ही हो गए। तो ये कहीं ना कहीं 60 अंक ये आपको ऊपर मिल गए। और हाँ सॉरी, ये मिल गए आपको, ठीक है, ये जो मिल गए हैं। अब मैं बात करूंगा शिक्षण अभिरुचि की। अब जो शिक्षण अभिरुचि में 20 में से कम आप 10 या 12 नंबर ले आओगे। जहां तक मुझे लगता है कि 15 नंबर भी ला सकता है कोई। मैं अभी 12 नंबर को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 12 नंबर को आप लेके आ गए तो यहाँ पर जो बन गया 2 और यहाँ पर बन गया 7। ये जो 72 नंबर है, तो 72 नंबर में आपका निश्चित रूप में सिलेक्शन हो जाएगा। और इसका जो कट ऑफ अगर मैं कहूँ जिस आधार पर है, तो ये 67 से ऊपर ही इसकी ये रहेगी, 67 तक इसकी लास्ट कट ऑफ रहेगी। अगर आप 70 नंबर लाते हैं तो ये सोच लीजिए आपका सिलेक्शन निश्चित रूप में हो जाएगा। मैंने बता दिया तरीका कि किस प्रकार से बच्चों का बहुत ज्यादा क्वेरी थी, ये क्वेरी को ये समझ लीजिए, ठीक है। कुछ हाँ सर, हाँ जिस टाइम पे आपको था उस टाइम पे क्या था, मतलब 70 और 20 वाला वो था क्या? बेटा मेरा उस टाइम पे ये वाला नहीं था, मेरा आयोग का वाला था, क्योंकि मेरा लेक्चरशिप में है, तो ये चीजें नहीं। हमारे पहले आपके प्री होता है, मेंस होगा, फिर इंटरव्यू वाला है हमारा, ठीक है। ये चीजें नहीं है, ठीक। अच्छा, ये समझ गए? यस सर। अब देखिए, जब मैंने कहा कि अभी क्या कहा था कि संस्कृति का प्रसारण किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। सर एक चीज और पूछना था, पूछ लूं? हाँ बिल्कुल। सर जैसे मेरा ओबीसी से अगर मैं फॉर्म जो फिल करूँ उससे करूँ, जनरल से कि ओबीसी से किससे करूँ? ये गलती भी मत करना जनरल से करने की, ओबीसी से करो, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से नहीं, हाँ ठीक है, ओबीसी से करो, ठीक है। ओबीसी से करो, क्योंकि आपको एक तो महिला शाखा, उसमें 2 चीजें आएंगी आपको, ठीक है। एक उत्तराखंड महिला करके एक पॉइंट आएगा, देखना, जिसमें फॉर्म भरोगे तो उसमें मुझे फोन कर लेना।
वहां पर एक पॉइंट आएगा, उसको क्लिक कीजिएगा आप। उत्तराखंड महिला के लिए भी जहां पर होगा तो देखिए, अभी मैंने आपको जो यहाँ पर ड्राइंग का मैंने दिखाया था कि किस प्रकार से उसको विभाजित किया गया है। एक तो पुरुषों में सामान्य में, एक महिला पे है, तो आप दोनों जगह अप्लाई करोगी, ठीक है। अगर मान लीजिए महिला में सीट फुल होगी तो आप जनरल कैटेगरी या कहें जो जनरल मेरिट है उसकी तरफ चले जाओगी, वहां की महिलाओं का वहां पर क्या करने लग जाओगी, पत्ता काटने लगे। पुरुषों का ही सबसे ज्यादा पत्ता कटता है, तो वहां पुरुषों का ही पत्ता काटो, ठीक है। तो ये वहां करता है। समझ में आ गया? ठीक है सर, ठीक है, उसे डाल दूंगी ना, मैं ओबीसी से डाल दूंगी ना। हाँ, जब आप फॉर्म भरोगे मुझे फोन कर लेना, ठीक। समझ में आ गया? हाँ सर, हाँ ठीक। कोई क्वेरी है? नहीं सर। ये आपकी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो मैं कह रहा हूँ, जो शिक्षा, जो संस्कृति और विरासत की जब बात करते हैं, उसके प्रसारण की बात करते हैं, तो शिक्षा, जब हम शिक्षा को आध्यात्मिक क्षेत्र की सीमाओं से अगर हम कहें, उसको सीमाओं में जोड़ते हैं, तो क्या होता है, बेसिकली शिक्षा को आध्यात्मिक क्षेत्र की जो सीमाएं होती हैं उसका विस्तार करते हुए क्या होता है, संस्कृति का जो विकास में योगदान करना चाहिए। बच्चों को अपनी संस्कृति, आध्यात्मिकता, अपनी विरासत से कहीं ना कहीं परिचित करना होगा, और साथ ही अगर कहें उसको किस प्रकार से संरक्षित करना चाहिए, उसको बढ़ावा देने के लिए जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी को कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचाने में हमें क्या होने सक्षम हो। जब हम कहते हैं नैतिक मूल्यों की अगर हम बात करते हैं, तो नैतिक मूल्यों की जो हम खेती की बात करते हैं कि भैया आदर्शवाद में नैतिक मूल्यों की खेती किस प्रकार से हो, जो आदर्शवाद के अगर आधार पर अगर हम बात करें, मनुष्य एक नैतिक प्राणी है, क्योंकि नैतिक समाज में जीने वाला प्राणी है, और शिक्षा की प्रतिक्रिया के प्रति उसका गहन आध्यात्मिक अंतः दृष्टिकोण या कहें उच्च नैतिक और आध्यात्मिक विचार की ओर को ले जाना चाहिए कहते हैं। और अगर हम कहते हैं बुद्धि और तर्क संबंधित अगर विकास की अगर बात करते हैं, तो इस सृष्टि में अगर हम बात करें, तो सृष्टि में काम करने वाला जो निर्धारित जो सिद्धांत होता है, किस प्रकार से, देखिए 5 से अगर हम बात करें, कहीं पर कोई जॉब करने जाता है तो 10 से 5 जाता है, ठीक है। ठीक है, विद्यालयों में जाते हैं तो 9 से 3:30 का जो टाइम होता है। तो कहीं ना कहीं एक इस सृष्टि में काम करने का एक क्या है, निर्धारित क्या है, समय सारणी कहें, वो सिद्धांत बना है। एक आदर्शवादी हमेशा क्या करता है, इन सिद्धांतों को खोजने में और उनको समझने की कोशिश करता है, याद रखना, ताकि जो नैतिकता के अंदर जो तत्व है, उनके आधारों को, जो उसका आधार है, आधारभूत जो चीजें है, उसको कहीं ना कहीं संगठित करके, और इसलिए वो क्या करता है, शिक्षा में जो बचे हुए चीजें हैं, जैसे बच्चे हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे हैं, उनको बुद्धि होगी, उनको तर्क संगत चीजों का कहीं ना कहीं विकास करने में हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ये आदर्शवादी लोगों का कहना है। देखिए एक चीज और बता दें, तो आदर्शवाद का अगर मैं कहूँ पाठ्यक्रम या उसका पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, उसका सिलेबस क्या होना चाहिए, तो आदर्शवादी जो पाठ्यक्रम विकसित करते समय बच्चों की जो गतिविधियां होती है, उनकी तुलना में विचार होंगे, उनके भावनाएं होंगे, उन आदर्श मूल्यों को अधिक इसमें महत्व दिया जाता है। और उनका मानना है कि जो पाठ्यक्रम है उसके संदर्भ में संपूर्ण मानवता की अगर मैं बात करूँ, उनके अनुभवों किस प्रकार से होना चाहिए, मानव गतिविधियों को किस प्रकार से समझना चाहिए, किस प्रकार से उसका वर्गीकरण करना चाहिए, ये तमाम चीजें इसमें क्या होता है, चार प्रकार से इसको विभाजित किया जाता है इसका पाठ्यक्रम को। एक तो होता है बौद्धिक तौर पर होता है, एक सौंदर्य शास्त्र के रूप में होता है, एक नैतिक तौर पे होता है, एक शारीरिक तौर पे क्या होता है, पाठ्यक्रम को विभाजित किया जाता है। कभी क्वेश्चन बनता है कि आदर्शवाद को कितने रूपों में इसको विभाजित किया जाता है, तो 4, भौतिक, सौंदर्य और साथ ही नैतिक और आपके शारीरिक तौर। अब अगर हम कहें मानवीय संस्कृति की बात करते हैं, कला की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, दर्शन शास्त्र की बात करते हैं, दर्शन साहित्य की बात करें, धर्म को ही इसमें क्या दिया जाता है, सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। याद रखें, जब हम बात करते हैं आदर्श शारीरिक गतिविधियों की अपेक्षा नहीं करता है, वो स्वयं स्वस्थ रहने को वो कहता है, या कहें खुद ही क्या होता है, फिट रहने के साथ साथ कहते हैं आध्यात्मिक जो मूल्यों की खोज में कहीं ना कहीं गंभीरता से उसको सोचने की बारे में ये चर्चा करता है। अगर मैंने जो रॉस ने जो जिस प्रकार से शारीरिक शिक्षा की बात करूँ, आध्यात्मिक गतिविधियों की बात करी, कहीं ना कहीं उन्होंने उसको बहुत खूब तरीके से, कहीं बहुत शानदार तरीके से अपने तरीके से उसको समझाने की कोशिश की हुई है, ठीक है। जैसे की बात है वो कि पढ़ने के तरीके क्या होने चाहिए, आदर्शवादी ने किस प्रकार से शिक्षण की जो पद्धतियां निर्धारित इन्होंने क्या करे, जो आदर्शवादियों ने शिक्षण की जो विशिष्ट जो पद्धतियां उनको निर्धारित नहीं किया है। इसमें आदर्शवाद क्या कहते हैं, आदर्शवादियों के आधार पर अगर बात करें, उनके अनुसार से क्या होता है, जो कक्षा है आध्यात्मिक शिक्षा का मंदिर माना जाता है। याद रखना, आध्यात्मिक शिक्षा का मंदिर, इसके लिए तो हम कहते हैं कि जो विद्यालय वो क्या है, शिक्षा का मंदिर है। तो आदर्शवाद के तौर पर हो, मानव का जो मन है, मन का मिलन की स्थल होता है, आत्म शिक्षा से होता है, उसका स्थान होता है, उसके लिए कोई भी विशेष तरीका नहीं माना जाता है। इसमें अगर मैं कहूँ, इस
आदर्शवादियों के द्वारा अगर कहें तो कुछ शिक्षण के निम्न की विधियां बताई गई हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि भैया पाठ के माध्यम से सीखना होता है, व्याख्यान के माध्यम से सीखना होता है, चर्चा के माध्यम से सीखना होता है, अनुकरण के माध्यम से सीखना होता है, ठीक है, डिबेट करने से होता है, आप किसी प्रश्न पूछने से होता है, तमाम चीजें ये होती है। कभी क्वेश्चन बनता है कि शिक्षक किस प्रकार से आदर्शवाद में अपनी भूमिका निभाता है। जो शिक्षक होता है वो छात्रों के प्रति क्या है, वास्तव में उसका क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। शिक्षक छात्रों का क्या होता है, प्रतिनिधित्व करता है। जो शिक्षक होता है वो अपने शिक्षकों के जो शिक्षा के माध्यम से जो शिक्षा ब्रह्मांड तक पहुंचने का वो कहीं ना कहीं सार समझाता है कि ब्रह्मांड कितना है, अनंत, कहीं ना कहीं उसके बारे में सिखाता है। शिक्षक क्या करता है, शिक्षक को अपने प्रत्येक छात्र को ज्ञान देने के लिए कहीं ना कहीं विशेष चीज़ों को प्रेरित करना होता है, उसको विशेषज्ञ बनाना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक अपने व्यवहार में या आचरण में और उन्नत मानकों के आधार पर विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, सम्मान, उसको आदर्शवाद बनाना चाहिए। जो व्यक्ति जो शिक्षक होता है, जो शिक्षक के रूप में अगर व्यक्तित्व का कहें, कहीं ना कहीं वो मित्र तौर पर होना चाहिए, उनके साथ मित्रता का भाव होना चाहिए। और अगर बात करें तो व्यक्ति अनुकरण के मानकों को कहीं ना कहीं मानता है, यही आदर्शवाद है। जो तमाम चीजें मैंने अभी आपको पढ़ा दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है?